नमस्कार। चलिए अब हम देखते हैं कि हिंदी में एमए करने वाले छात्रों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में उनके जो हिंदी का जो एमए का प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसका जो उसका उसमें क्या सामग्री, क्या पाठ्यक्रम आज के समय में पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ना आपके लिए आवश्यक होता है। तो उस दिशा में सबसे पहले तो पाठ्यक्रम देखते हैं। इसमें 4 इकाइयां हैं। पहली इकाई तो है इतिहास, दर्शन और आदिकाल की, और दूसरी भक्ति काल, तीसरी रीतिकाल, चौथी आधुनिक काल। तो ये जो है 4 मुख्य विभाग हैं। इन सभी विभागों में अब देखते हैं, जरा थोड़ा हर विभाग के थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो पहला जो विभाग है इतिहास, जो इतिहास, दर्शन तथा आदिकाल का। इसमें आदिकाल मतलब आप ये समझिए कि हिंदी भाषा का जब आरंभ होता है उस समय को आरंभ को आदि भी कहते हैं। तो ये इतिहास, दर्शन और आरंभ, आदिकाल या आरंभ काल है। और इसमें इस इकाई में हम जानना चाहते हैं कि इतिहास और आलोचना, इतिहास और अनुसंधान। तो इतिहास में आलोचना का क्या 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 प्रयोजन है और इसी प्रकार अनुसंधान का क्या प्रयोजन है। आप सोचेंगे अनुसंधान और आलोचना का इतिहास से क्या लेना देना। होता क्या है कि इतिहास जब लिखा जाता है तो उसके बारे में प्रश्न उठते हैं, और इतिहास के बारे में जो खोज की जाती, समझा जाता है कि क्या इतिहास हुआ, कैसे हुआ, वह हिस्सा अनुसंधान कहलाता है। अब इसी प्रकार आगे पढ़ने के लिए देखिए, ये ध्यान रखने की बात है कि ये एमए के स्तर का सामग्री है, इसलिए ये उसी प्रकार से चलती है। आगे पूछते हैं कि साहित्य, इतिहास, दर्शन के समकालीन सिद्धांत क्या हैं। तो जो लोग एमए के स्तर पर पढ़ रहे हैं उनको आज के समय में समकालीन, आज के समय में कौन से सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार इतिहास, साहित्य के इतिहास को समझा जाता है। और ये बात हमारे देश के ऊपर तो लगती है, लगभग पूरे विश्व में और लोग अपने अपने भाषाओं का इतिहास किस प्रकार गढ़ रहे हैं, उसको बना रहे हैं, लिख रहे हैं, रच रहे हैं, किस प्रकार उसकी सामग्री बना रहे हैं, ये सारे काम इस जो साहित्य, इतिहास, दर्शन के समकालीन सिद्धांत हैं, इसमें पढ़ा जाता है। इसी प्रकार साहित्य, इतिहास लेखन की प्रमुख अवधारणाएं, उनकी क्या, किन किन अवधारणाओं पर, किन बातों पर। अवधारणाएं का मतलब होता है जैसे कोई काम करने चलोगे आप तो उसके पीछे क्या आपकी सोच है, वो सोच कौन सी है, क्या क्या है, कौन कौन सी सोच है जिन पर आधारित होकर इतिहास का लेखन किया जाता है, साहित्य के इतिहास का लेखन किया जाता है। अब ये अवधारणाएं जो है या सोच जो है वो मध्ययुगीनता, पुनर्जागरण और आधुनिकता, इस प्रकार के विभागों में बटी हुई हैं। इसी प्रकार काल विभाजन और उसकी समस्याएं। काल विभाजन मतलब समय के इतिहास को समय के आधार पर बांटा गया है। कैसे? आज का, पुराना, उससे पुराना, मध्ययुगीन इत्यादि। तो ये जो अलग अलग प्रकार से समय में बांटा जाता है, और ये समय में इसलिए बांटा जाता है ताकि हम इसको, अपने इतिहास को, साहित्य के इतिहास को जब समझना चाह रहे हैं तो उसको कैसे समझें। कुछ कोई तारतम्य होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, कोई विधि होनी चाहिए। तो वो जो विधि होती है काल विभाजन की। अब ये किन लोगों ने काल विभाजन में, जो हमारे प्रमुख लोग हुए, साहित्यकार हुए, उन्होंने किस प्रकार काल विभाजन किया। और जब हम उस बात को समझते हैं कि काल विभाजन उन्होंने कैसे किया, तो एक तो हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आती है, और दूसरी बात क्या होती है कि जैसे आपने मान लीजिए एमए किया है, अब अगर आगे आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी करने के में इस प्रकार की सभी सामग्री का भरपूर उपयोग होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को जानना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। नामकरण की समस्या, पृष्ठभूमि, विभिन्न परिस्थितियां। नामकरण की समस्या क्या है कि किस काल को क्या नाम दिया जाए, और ये भी एक बड़ा मनोरंजक प्रश्न है। आप सोचेंगे कि नाम देने की क्या आवश्यकता है, सीधा सीधा वर्षों में उसको विभाजित कर लो, तो 1200 से 1400, 1600, 1400 से 1800, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, तो साहित्यकार या हमें
अगर किसी चीज को हम संख्याओं के अतिरिक्त नाम देते हैं तो उससे हमें इसकी समझ बढ़ती है, इसलिए नाम दिया जाता है। और नामकरण की समस्या उस समय के इतिहास को भी थोड़ा सा अलग रोचक बनाती है और उसको समीचीन बनाती है, समझ में आने लायक बनाती है। इसी प्रकार अब देखते हैं और क्या है। रासो काव्य परंपरा प्रमुख प्रवृत्तियां। तो रासो काव्य क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसमें क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, और रासो काव्य में प्रमुख कवि कौन है। चंद्र बरदाई, जगनिक, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो ये सब नाम आपने सुने होंगे, लेकिन अब आप इनके जो इन्होंने काम किया है उसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। अब चलते हैं दूसरी इकाई पर। यह दूसरी इकाई है भक्ति काल की। तो जैसा आपने देखा कि पहले आदिकाल में था कि पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियां, अब इसी प्रकार भक्ति काल में भी पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियां। पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियां ये दोनों भी थोड़ा समझना चाहिए। पृष्ठभूमि क्या होती है? देखिए, साहित्य कोई निर्वात में नहीं रचा जाता, बगैर किसी कारण के नहीं रचा जाता। आपके आसपास का जो वातावरण होता है, आपके आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं, वो पृष्ठभूमि होती है और उस पृष्ठभूमि पर साहित्य रचा जाता है। तो जैसे आप देखेंगे चंद्र बरदाई हैं, तो इन्होंने मान लीजिए इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, या और किसी जिसने भी लिखा, जिसने जो साहित्य लिखा वो उसका लिखने के पीछे क्या कारण था, समय की मांग थी, तो उसके हिसाब से लिखा गया। अब देखते हैं भक्ति काल में प्रमुख अवर गौण कवि कौन है और उनका काव्य क्या क्या है। नाम तो आपने लगभग कभी सभी सुने होंगे। कुछ आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे जब विशेषता बढ़ती है, जब साहित्य में किसी विषय के अंदर गंभीरता बढ़ती है, तो और भी नाम बदलते आते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है कबीर, रविदास, दादू, सुंदरदास, कुतुबन, मंजन, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। अब इसके बाद इस भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दो अलग अलग धाराएं चली, और इन आवश्यक बात है कि अगर अलग अलग धाराएं चली तो उनकी विशेषताएं, उनकी बातें अलग अलग होंगी। तो हम इस इकाई में उनके बारे में जानते हैं। अब आता है रीतिकाल। रीतिकाल में फिर से वही नामकरण की समस्या, पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियां, प्रमुख और गौण कवि। जैसे देखिए पिछले में भक्ति काल में हुआ था, वैसे ही अब यहाँ पर भी हो रहा है। तो इनके कौन कौन से लेखक हैं, कौन कौन से कवि हैं, लेखक हैं। केशव हैं, बिहारी हैं, देव हैं, मतिराम हैं, घनानंद हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, रज्जव हैं, बोध हैं, आतम हैं। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य धाराओं की विभेदक विशेषताएं। तो इन दोनों के बीच में रीतिबद्ध और जो रीतिमुक्त, आपको रीति शब्द का भी ध्यान देना चाहिए। रीति क्या होता है? रीति या परंपरा होती है, जैसा पहले लोगों ने किया वैसा ही हम भी करेंगे। तो जो रीति काल है उसका अर्थ होता है काव्य जो है उस समय लिखा गया वो एक परंपराबद्ध था, जैसे सब पहले लोग लिखते आ रहे थे वैसे ये भी लिख रहे थे। इन्होंने अपना सोचा नहीं कि हम कोई नया काम करें। वो नया काम कब हुआ? वो आधुनिक काल में हुआ। जो चौथी इकाई में अब क्या है, फिर से पहले हम समझते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, और 1857 के बाद से ये सारा काल आरंभ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत, हमारा समाज बहुत हद तक बदल रहा था उस समय। तो बदलते हुए समाज की स्थितियां बदलती हैं। देखिए, जो आज हिंदी हम बोलते हैं इसका प्रारंभ भारतीय हिंदू के समय से हुआ है। तो भारतीय हिंदू की द्विवेदी युग की छायावाद की प्रमुख रचनाएं और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये आज तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार ये सारी सामग्री आपको इतिहास के रूप में जाननी है, और ये विषय वस्तु एमए के प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको पढ़नी होगी। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न पत्र के बारे में देखेंगे।